हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एनएसपी अकेडमी में। साथियों, आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं अपने सीरीज का। जो सीरीज अपना स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी, वो जो एनसीईआरटी दृष्टि का जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं थ्रू क्वेश्चन साइंस का जो सीरीज है, उसका आज सेकंड क्लास है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 से प्रश्न और चैप्टर नंबर 4 से प्रश्न रहेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्या है कि तंतु से वस्त्र तक। आज इस चैप्टर को और 4 नंबर चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए क्या दिया है कि तागा यानी धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही नहीं है। ए नंबर में क्या कहता है कि रुई और जूट जैसे पादप तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। रुई तथा जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर कहता है कि कौन से कथन सत्य नहीं है। ए रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं, ये कथन तो सही है। रुई और जूट जो हमें किससे मिलता है, तो पादप से मिलता है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है। जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं है, जूट पटसन से हम प्राप्त करते हैं, पटसन के पौधे से प्राप्त करते हैं जूट को। तो ये कथन जो है ये गलत है। ये कथन क्या है साथियों, गलत है। और यही हमें छांटना है कि सही कथन कौन नहीं है। तो हो गया, ये तो आंसर हो जाएगा सी, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर सही है, रेशम तंतु रेशम के कोकून से खींचा जाता है, ये कथन सही है। ठीक। डी नंबर जो है ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये भी कथन सही है। असत्य कथन की बात थी तो असत्य कथन बी नंबर है, जो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या में देखिए क्या दिया है कि तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है या बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु किससे प्राप्त होता है, तो पादप से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे से प्राप्त होता है। हम भी यही कहते हैं अभी कि जूट जो है वो नारियल का नहीं है, तो ये क्या है, पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधे होते हैं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन उठा सकता है, यहाँ पर एग्जाम में चाहे तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटसन द्विबीजपत्री है पौधा है या एक बीजपत्री पौधा। तो पटसन क्या है, द्विबीजपत्री पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम और ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु जो है रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन जो है भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त किया जाता है। अतः कथन बी जो है वो क्या है, तो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक, इसके लिए आंसर क्या हो गया साथियों, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया, असत्य कथन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लेक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और क्या है, रेशम। उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। संश्लिष्ट तंतु मतलब क्या, तो यहाँ पर दो तरह के तंतु होते हैं, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। तो यहाँ पर संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम, जिसको मानव द्वारा तैयार किया जाता है उसे संश्लिष्ट तंतु। जो पादप और जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं वो है क्या कहते हैं, तो संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कौन कौन सा चीज़ दिया है, फ्लैक्स दिया है यानी जूट। फ्लैक्स को हम क्या कहते हैं, जूट। फ्लैक्स मतलब हो गया आपका जूट, हो गया जूट। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम। तो इसमें जो है जूट यानी फ्लैक्स और रेशम जो है ये प्राकृतिक है। ये क्या है, तो प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक रेशे हैं। और हमें संश्लिष्ट रेशा पूछा गया, तो संश्लिष्ट रेशा कौन सा है, तो नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और एक्रिलिक है। यानी क्या कौन सा है, तो 2, 3, 4, 2, 3 और 4 जो है ये क्या है, तो संश्लिष्ट रेशा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए सही, तो 2, 3, 4 बी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को जाने से पहले यहाँ पर कुछ व्याख्या दिया है, तो व्याख्या को हम पढ़ लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है कि कपास, जूट, फ्लैक्स, रेशम, ऊन, तंतु जो है किससे पादप तथा जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। कपास, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु पादप तथा जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। हमें क्या पता चला यहाँ से कि पादप तथा जंतु से प्राप्त किए जाने वाले जो भी तंतु हैं उसे हम क्या कहेंगे, तो प्राकृतिक तंतु कहेंगे। सेकंड पॉइंट ऐसा क्या दिया है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। ठीक, इसको याद रखेंगे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक क्या है, तो संश्लिष्ट तंतु हैं। रेशम, ऊन,
जूट, कपास, ये प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक तंतु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि पटसन, भारत में पटसन जूट की खेती, पटसन यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। राज्य दिया हुआ है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, 2 में केरल, 3 में बिहार, 4 में असम। तो प्रमुख रूप से कहाँ पर पटसन की खेती की जाती है? तो प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में पटसन की खेती भारत में की जाती है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। ऐसा आंसर कहाँ दिया है इस ऑप्शन? तो सी नंबर में दिया है 1, 3 और 4। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। केरल नहीं होगा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, यहाँ पर पटसन की खेती अच्छे तौर पर की जाती है। ठीक है, आंसर सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे व्याख्या पढ़ते हैं। तो देखिए व्याख्या में क्या दिया है साथियों कि भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इस बात को आप याद रखें कि भारत में पटसन की खेती कब की जाती है? तो वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 को पढ़िए, क्या दिया है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो यहाँ पर कहना है कि सही कथन कौन सा है, कौन से कथन सही है? तो पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, ये बात भी सही है। और रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, तो ये बात भी सही है। यानी तीनों कथन सही है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 1, 2 और 3, तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। देखिए डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। तो सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतु को पृथक यानी अलग कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा होगा कौन? तो 4 नंबर चैप्टर से हमारा अगला प्रश्न होगा। 4 नंबर चैप्टर है आगे, और चैप्टर का नाम क्या है? तो वस्तुओं के समूह बनाना, ये चैप्टर है। और इससे प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न पढ़िए, क्या दिया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस और उपयुक्त में से कौन से जल में विलय है? विलय मतलब कौन जल में घुल सकता है या घुल जाता है। तो इसमें से कौन कौन है जो जल में घुल जाएंगे? तो ऑक्सीजन तो जल में रहता है, H2O तो होता ही है। H2O तो इसमें तो ऑक्सीजन है ही, जल का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें तो ऑक्सीजन है ही, तो ऑक्सीजन तो घुलता ही है जल में। आगे क्या दिया है? सिरका तो जल में घुलेगा कि नहीं, आप बताएं। तो सिरका जल में घुल जाएगा। मिट्टी का तेल क्या जल में घुलेगा? मिट्टी का तेल जल में घुलेगा क्या? तो मिट्टी का तेल आप ही जानते हैं कि मिट्टी का तेल जो है जल में नहीं घुलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि नाली में या जहाँ पर पानी गंदा होता है, जहाँ पर मच्छर ज़्यादा लगता है जहाँ पानी पर, उस पर हम क्या करते हैं, मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। तो वहाँ पर मच्छर जो है, वहाँ पीठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छर क्या होता है, डूब के मर जाता है। आगे 4 नंबर में क्या आता है? नींबू का रस। तो नींबू का रस तो बिल्कुल घुलेगा। नींबू का रस घोल के तो हम लोग अपना शरबत बनाते हैं, लेमन टी बनाते हैं, तो नींबू का रस तो घुलेगा ही। तो कौन कौन घुल जाएंगे? तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? सी नंबर ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बात क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर व्याख्या देख लेते हैं इसका। ये व्याख्या पढ़ते हैं। तो व्याख्या में देखिए क्या दिया है। कुछ पदार्थ या गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जल में विलय पदार्थ या गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में अविलय होता है। मिट्टी का तेल क्या होता है? जल में अविलय होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील का प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डब्बा, कांच। अब इसको हम पढ़ तो लिए, लेकिन पूछ क्या रहा है देखते हैं। पूछ क्या रहा है? तो चलिए पूछ क्या रहा है, देखिए कि उपयुक्त में से कौन सा या से पदार्थ पारभासी है? पारभासी ट्रांसलूसेंट कौन से पदार्थ हैं? ट्रांसलूसेंट पदार्थ कौन होते हैं? ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पास तो करे, लेकिन थोड़ा बहुत पास करे, जिसके आर पार हम कोई चीज़ देख तो सकते हैं, लेकिन पूरे साफ तरीके से नहीं, धुंधला तरीके से दिखता है,
उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी। जिसके आर पार पूरे अच्छी तरीके से दिख जाए, प्रकाश पास कर जाए पूरी अच्छी तरह से, उसे क्या कहते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिसके आर पार हमें नहीं दिखाई देता है, प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, उसको क्या कहते हैं, तो अपारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है पारभासी के बारे में। तो इसमें से 4 जो दिया है यहाँ पर, स्टील का प्लेट, तेल का कागज, गत्ते का डिब्बा और कांच, इसमें से पारभासी कौन है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टील का प्लेट, तो इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा क्या, अपारदर्शी। ये क्या है, अपारदर्शी है, ठीक। और तेल लगा कागज, तेल लगा कागज से जब आप किसी चीज़ को अपने सामने रखेंगे, तेल लगा कागज, और उस पार देखना चाहेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें तो दिखाई देगी लेकिन साफ नहीं दिखाई देगी, तो ये पारभासी है। ये क्या है, तो पारभासी है, ये पारभासी है, ठीक। तेल लगा कागज पारभासी है। गत्ते का डब्बा क्या हो जाएगा, गत्ते का डब्बा अगर आपको आँख के सामने रख दे तो क्या आप आगे का वस्तु देख पाएंगे, तो नहीं देख पाएंगे, तो ये अपारदर्शी है। कांच को अगर सामने रख देते हैं तो आप इस पार से उस पार आसानी से देख लेते हैं वस्तु को, तो ये क्या हो जाएंगे, पारदर्शी। ये क्या है साथियों, ये पारदर्शी है। ये क्या है, तो पारदर्शी है। कौन सा चीज़, तो कांच जो है ये पारदर्शी है। तो हमसे पूछा क्या क्या गया, पारभासी। तो पारभासी इसमें कौन सा है, तो स्टील का, सॉरी, पारभासी कौन है, तो यहाँ पर तेल लगा कागज, तेल लगा कागज पारभासी है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2, ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ व्याख्या दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए व्याख्या में क्या सब दिया है कि वह पदार्थ जिनके आर पार स्पष्टतः देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट, तथा जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी यानी ओपेक कहते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा, कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कांच क्या है, तो कांच है क्या, तो पारदर्शी है, कांच पारदर्शी के कैटेगरी में है, और गत्ते का डिब्बा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। तीसरे नंबर पॉइंट को पढ़ते क्या दिया, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज। तो हम भी यही बात बताए थे और डिस्क्रिप्शन में भी, व्याख्या में भी यही बात लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। दूसरे नंबर पर कथन में दिया हुआ है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। इस बात को आप ध्यान से पढ़ें कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो कह रहा है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी, क्या हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है? जी नहीं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ की नहीं बनी है बल्कि विभिन्न पदार्थों से बनी होती है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें कथन सत्य नहीं है। कौन से कथन सत्य नहीं है? तो कौन से कथन सत्य नहीं है? तो 2 नंबर कथन जो है ये सत्य नहीं है, ये असत्य कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहीं तक प्रश्न था। 3 नंबर चैप्टर और 4 नंबर चैप्टर को आज हम खत्म किए हैं। आज हम पूरे कवर किए हैं 3 नंबर और 4 नंबर चैप्टर को। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो आज का क्लास तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुद का ख्याल रखें, मस्त रहें।